हूँ। आपका जो चल रहा था लास्ट लेक्चर, अगर बात करें लेक्चर नंबर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट चला था आपने उसमें पढ़ा था ड्रग्स पढ़ा था। देखिए आज हम लेक्चर नंबर सेकंड में जो पढ़ने वाले हैं ड्रग्स से अगर बात करें, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के सारे बहुत से एक चार्ट बनाया था, उसमें अगर चार्ट में हम बात करें उसमें हमने ड्रग्स पढ़ा, केमिकल इन फूड पढ़ा, इंसेक्ट रिपेलेंट पढ़ा, डिटर्जेंट सोप पढ़ा, उसके अलावा अगर बात पढ़े रॉकेट प्रोपेलेंट की बात करें या कुछ एडवांस मटेरियल, उन चीज़ों की बात हुई थी जिसमें से एक ड्रग हम पढ़ चुके हैं। जो सेकंड हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल इन फूड। देखिए केमिकल इन फूड की बात करें कि फूड में से कौन से केमिकल, भाई अगर बात है केमिकल का किन में यूज होता है, जिनमें भी उनका क्लासिफिकेशन किया था कि भाई हम पढ़ रहे थे, अगर बात करें फूड प्रिवर्सेटिव, उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, या बात करें कलर फूड की बात करें, जो फूड कलर होते हैं, तो जो ये भी किन से बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें अगर बात है केमिकल इन फूड में जो फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं वो आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स है। यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज की सिक्योरिटी या सुरक्षा करना। अगर बात करें तो देखिए फूड की सुरक्षा कैसे की जाती है, अगर बात करें ऐसा केमिकल, मतलब बात करें दी केमिकल विच आर यूज टू स्टॉप अनडिजायरेबल चेंज। अनडिजायरेबल क्या होता है, अनैच्छिक अगर बात है, जो इच्छा ना हो और वो चेंज हो रहा हो, इन फूड कोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए कोई फूड में जो अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है, मतलब कि अगर आपका फूड है जो गल जा रहा है, सड़ रहा है, खराब जो हो जाता है, डेस्ट्रॉय जो हो जाता है किसी किसके कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, यीस्ट के कारण, क्या आपका जो फूड है जो खराब हो जाए, उनको रोकने के लिए जो केमिकल यूज में लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स बोला जाता है। क्लियर है भाई। तो ये तो होगी आपकी डेफिनेशन। फिर अब कुछ एग्जाम्पल है जो फूड प्रिजर्वेटिव्स के, कुछ एग्जाम्पल है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला आपका भाई सोडियम बेंजोएट। भाई इसका काम क्या होता है, किसके प्रिजर्वेशन में काम आता है, जो मतलब इट इज यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस। जो आपके फ्रूट जूस जो बनते हैं, जो आप जूस वगैरह पी रहे होते हैं, उन जूस में कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं कि ताकि वो लंबे टाइम तक टिके रहें। या जैसे कि जैम होते हैं आपके, यही आपके मुरब्बा वगैरह आते हैं उसी चीज में, पिकल्स जो अचार वगैरह होते हैं, तो इनमें डाले जाते हैं केमिकल। कौन सा डाला जाता है भाई, सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, ताकि उनको प्रिजर्वेट कर दे, अच्छे से सिक्योर कर दे, ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। क्लियर है भाई। उसके अलावा आपके जो पैराबेन्स होते हैं, ये भी एक केमिकल है, इसका भी जो यूज होता है, इट इज यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ टोमेटो सॉस और चटनीज। मतलब चटनी वगैरह जो बनती है आपकी, सोप टोमेटो सॉस जो आती है, उनमें केमिकल डाला जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पैराबेन, ताकि वो लंबे टाइम तक खराब ना हो। क्लियर है। ऐसा ही एक एग्जांपल आपका सोरबेट होता है। सोरबेट का जो यूज किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट या चीज जो आपका पनीर होता है उनमें डाला जाता है, ताकि वो खराब लंबे समय तक ना हो। फूड प्रोडक्ट वगैरह में डाला जाता है। उसके बाद आपका प्रोपिन, इसका भी काम क्या होता है, जो बिस्कुट और बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि बिस्कुट लंबे टाइम तक खराब नहीं होते, आप उसे खुले में रख देते हो तो खराब नहीं होते, और बेकरी प्रोडक्ट, और भी कई टाइप के बिस्कुट आते हैं बेकरी में, केक वगैरह जो होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं कि लंबे टाइम तक खराब ना हो। उस केमिकल को भाई एक एग्जाम्पल कौन सा है, प्रोपिनेट्स है। उसके अलावा पांचवा आपका जो फूड प्रिजर्वेटिव है वो है SO2 और Cl2 गैस। ये दोनों गैस ऐसी है, फूड प्रिजर्वेटिव करती है, फूड को सिक्योर करती है, सुरक्षित करती है। तो इसके लिए प्रिजर्वेशन ऑफ कट फ्रूट, फिश और मीट, इनको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है, SO2 और Cl2। इसी का एक एग्जांपल है 6 नंबर पे, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ये क्या काम करता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट बोलते हैं, K2S2O5 को बोलते हैं। ये जो डिकम्पोज हो जाता है किसी भी जब केमिकल या उसे किसी फ्रूट पर जो यूज कर रहे होते हैं, वो कंपोज हो जाता है K2SO3 प्लस में SO2 गैस। ये जो SO2 गैस होती है उस चीज को सेव करती है, उस ऊपर पहले भी पढ़ चुके हैं। SO2 और Cl2 गैस ये प्रिजर्वेटिव गैस है, मतलब फूड को सुरक्षा देती है काफी लंबे टाइम तक, ताकि वो खराब ना हो। तो ये हमने भाई अभी जो पढ़ा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा है भाई, केमिकल इन फूड्स। तो इसके अलावा जब सबसे पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं फूड प्रिजर्वेटिव, देखना सेकंड पॉइंट हम जो पढ़ते हैं, आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखिए क्या होता है, देखना भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर जो सेकंड पार्ट है आपका केमिकल इन फूड। जो पहला आपने कौन सा पढ़ा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें आपने फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ा, लेकिन अब सेकंड जो इसका अगर बात है केमिकल इन फूड में, आर्टिफिशियल स्वीटनर। बात आती है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं। पहले भी बताया जा चुका है कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, जब वो कोई भी शुगर का जो यूज करते हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है, वो जो कि अगर बात करें उसकी शुगर की क्वांटिटी हमारे ब्लड में बढ़नी शुरू हो जाती, वो होती इंसुलिन हार्मोन के कारण। जो हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी आ जाती है तो वो क्या, शुगर ब्लड में ऐड होनी शुरू हो जाती है, जो कि एक बीमारी का कारण बनती है, जिसको डायबिटीज या शुगर बोलते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या काम करते हैं, ये डायबिटीज जो पेशेंट है उसकी शुगर को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, इनका काम क्या होता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज कैसे करते हैं कि हमारी बॉडी में जाते तो हैं, एक हमें अगर फील तो होता है कि हम कोई स्वीट खा रहे हैं, मीठी चीज खा रहे हैं, लेकिन ये चीजें हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती। जैसे कि हम नॉर्मली जो स्वीट खाते हैं घर पे, जो मीठा खाते हैं, वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, शुगर हमारे ब्लड में इंक्लूड हो जाती है, हमारे जो काम यूज में आ रही होती है शरीर की किसी भी ऑप्टिकल यूज के लिए। लेकिन बात करें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं, ये खाए तो जाते हैं लेकिन खाने के बाद बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, किसी यूरिन या किसी भी तरीके से बॉडी से एग्जर्ट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसे जो स्वीटनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। क्लियर है? अब कुछ एक इंपॉर्टेंट जो मार्केट में सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रहे हैं, तो उन कुछ एक स्वीटनर के नाम है। जैसे कि पहला आपका सैक्रेनिन है, सुक्रालोज है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तीसरा एस्पार्टेम है, एक एलिटेम है। ये मोस्टली और सबसे ज्यादा जो यूजफुल, जो अगर मार्केट में जो सबसे ज्यादा चलते हैं, तो ये आने वाले कोई 4 नाम है किनके? आर्टिफिशियल स्वीटनर के। तो इंपॉर्टेंस क्या है? जो सैक्रेनिन होता है ये 600 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रालोज, 600 गुना सुक्रालोज से अधिक मीठा होता है। सुक्रोज से। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज और ग्लूकोज, जैसे कि आपकी जो चीनी होती है उनमें जो मिठास होती है वो सुक्रोज या ग्लूकोज के रीजन से होती है। आप जब चीनी खाते हो जो आपको मीठी लगती है, अगर आप किसको खा रहे हो? सैक्रेनिन को, उससे 600 गुना अधिक मीठी होगी। तो ये जो होते हैं, लेकिन कैसे हैं? आर्टिफिशियल, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे कि सेकंड बात करें, ये भी 600 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज, सुक्रोज से 600 गुना अधिक मीठा होता है ये भी। बात करें इसके रेस्पेक्ट में, जो एस्पार्टेम होते हैं 100 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, ये सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है। और जो ये बात करें ये सुक्रोज से, जो एलिटेम होता है 2000 टाइम, 2000 गुना अधिक मीठा होता है। अब इसके कारण कौन कौन सी चीजें, ये तो होगी बात है इनकी मिठास का रेस्पेक्ट। अगर बात करें सुक्रोज के रेस्पेक्ट में कितनी ग्रेटर है उनका जो लेवल रेशियो, वो बात करते हैं। सेकंड बात करें, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि सैक्रेनिन का केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल जो नेम है आपका ऑर्थोसल्फोबेंजेनिमाइड है, ऑर्थोसल्फोबेंजेनिमाइड। क्लियर है? जिसकी सैक्रेनिन इसी को बोलते हैं, इसी का केमिकल नेम है, और जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है। ये जो आपकी भाई स्ट्रक्चर है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड हो, सल्फर के साथ 2 डबल बॉन्ड होके और NH, ये आपका ऑर्थोसल्फोबेंजेनिमाइड होता है, जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है। लेकिन जो मार्केट में आपकी जो सैक्रेनिन आती है वाटर सोल्यूबल होती है, उसको बनाया कैसे जाता है? अगर इसको ऑर्थोसल्फोबेंजेनिमाइड को NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो कन्वर्ट हो जाती है सोडियम साल्ट ऑफ सैक्रेनिन में। यहाँ पे आपने दिख रहा है कि यहाँ से H और OH माइनस H2O बाहर हो जाता है, वहां पे जो Na नेगेटिव जो उसके साथ सोडियम का क्या आयन उनके साथ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। बस इतना सा ही फर्क है, जिसे क्या बोलते हैं? सोडियम साल्ट ऑफ सैक्रेनिन, जो कि कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। क्लियर है भाई? जो वाटर सोल्यूबल नहीं थी उसको NaOH के साथ ट्रीट करने के बाद कैसी हो गई? वाटर सोल्यूबल होगी। आपके मार्केट में वाटर सोल्यूबल आपके मतलब सोडियम साल्ट के रूप में मिल रही होती है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, डज नॉट डिकम्पोज इन द बॉडी, इट एक्सर्टेड फ्रॉम द बॉडी बाय यूरिन। जो आपकी जो सैक्रिन होती है वो बिल्कुल भी शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती, कोई भी डिकम्पोज नहीं होती, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो सबसे ज्यादा डायबिटीज वाले पेशेंट जो मोस्टली इसको यूज करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी यूजफुल आर्टिफिशियल जो आपकी स्वीटनर है वो कौन सी होती है भाई? सैक्रेनिन होती है। क्लियर होगा ये भी? सेकंड है थर्मली स्टेबल। देखो यहाँ पे दोनों में लिख रहा है, एक तो सुक्रालोज में लिख रहा है, एक बात करें एस्पार्टेम में, एक थर्मली अनस्टेबल, थर्मली स्टेबल। पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको बताएंगे। ये क्या होती है कि इसको कोल्ड प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, ठंडे पेयजल होते हैं, उनमें यूज करते हैं। क्योंकि गर्म जब अगर बात है, थोड़े से टेम्परेचर इनको मिलते ही डिकम्पोज हो जाती है एस्पार्टेम। डिकम्पोज होगी तो शरीर में डिकम्पोज होने का मतलब क्या? वो मीठा यूज हो रहा है, डायबिटीज पेशेंट मतलब वो तो फिर बढ़ रही है आर्टिफिशियल तो, लेकिन डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन कब डिकम्पोज हो जाती है? उसको कुछ टेम्परेचर मिलने पे। तो टेम्परेचर अगर बात है, टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो रहा है, अगर एस्पार्टेम टेम्परेचर मिलते ही ब्रेक हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, तो थर्मली कैसी है? अनस्टेबल है, अनस्टेबल थर्मली है। क्लियर भाई? तो इसलिए इसको कब यूज करते हैं? यूज इन कोल्ड फूड में करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, व्हाई एस्पार्टेम आर नॉट यूज इन हॉट फूड मटेरियल। ये क्वेश्चन अगर अच्छा एक सवाल है तो भाई क्यों यूज नहीं किया जाता? क्योंकि थोड़ा सा अगर बात है, कुछ टेम्परेचर मिलते ही एस्पार्टेम डिकम्पोज हो जाती, जो कि एक पेशेंट के लिए ठीक नहीं होता। भाई डिकम्पोज होगी तो शरीर में उसका डाइजेस्ट हो जाएगी और वो हार्मफुल होगी डायबिटीज पेशेंट के लिए। क्लियर है भाई? इसीलिए अगर बात है टेम्परेचर मिलती ब्रेक हो रही तो थर्मली कैसी? अनस्टेबल। लेकिन बात करें सुक्रालोज, ये थर्मली कैसी होती है? स्टेबल होती है। किसी भी फूड है, चाहे गर्म फूड है, ठंडा खाना है, दोनों में किसी में भी डिकम्पोज नहीं होती है। तो ये भी एक इंपोर्ट, सुक्रालोज भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका, एक इंपॉर्टेंट मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो यूज किया जाता है। दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मार्केट में यूज आते हैं। ये यूज ओनली किस में आता है? कोल्ड प्रोडक्ट में आता है, ना कि हॉट प्रोडक्ट में। लेकिन बात करें जो एलिटेम होता है,
ये आर्टिफिशियल स्वीटनर तो है, लेकिन इतनी अधिक स्वीटनर 2000 टाइम स्वीटनर होती है किससे, सुक्रोज से। तो अगर बात है इट इज नॉट यूज एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर इन फूड मटेरियल बिकॉज देयर आर नो कंट्रोल ऑफ स्वीटिंग पावर। ये मिठास को रोक ही नहीं पाती, इतनी अधिक मीठी होती कि कंट्रोल ही नहीं कर पाती, इसलिए जो डायबिटीज पेशेंट है वो एलिटेम जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है, ये भी एक अच्छा सवाल है कि बात है कि एलिटेम जो स्वीटनर है उसका अगर कोई भी डायबिटीज पेशेंट उसका यूज क्यों नहीं करता, क्यों हार्मफुल होती है, क्योंकि ये इतनी अधिक मीठी होती है, इतनी अधिक स्वीटनर होती है कि कंट्रोल ही नहीं कर पाती स्वीटिंग पावर पे, इतनी ज्यादा मिठास होती है। क्लियर है, तो भाई तो ये आपने भाई सेकंड पढ़ा, कौन सा पढ़ा, आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसके बाद थर्ड की बात करें, हम बात करने वाले एंटीऑक्सीडेंट। देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये भाई आपका थर्ड रहा एंटीऑक्सीडेंट। देखिए एंटी, इससे पहले अगर बात करें थर्ड से पहले आपने कौन सा, फर्स्ट तो कौन सा पढ़ा, फूड प्रिजर्वेटिव, दूसरा आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर, तीसरा आपका एंटीऑक्सीडेंट, और चौथा जो आपका वो कौन सा, फूड कलर है। इसके बाद जो आपका केमिकल इन फूड का क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। अगर पहले भी एक इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि भाई ऐसे कोई अगर सब्सटेंस या ऐसी कोई चीज़ है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खराब हो जाए, मतलब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उनके लिए ऐसे कुछ सब्सटेंस यूज किए जाते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देते, मतलब उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, उनको क्या बोलते हैं भाई, एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। क्लियर है, तो कुछ एक एग्जाम्पल है जिनके किसके, एंटीऑक्सीडेंट के। इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल है, चाहे वो ड्रग्स के हों या किसी भी चीज के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। तो एक जैसे कि एग्जाम्पल आपका BHA, जिसको होते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। बात करें इसके केमिकल स्ट्रक्चर की, तो ये आपके एक बेंजीन के साथ ऊपर एक OH ग्रुप है, नीचे एक OCH3 ग्रुप है, उसके साथ कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 3 टर्म्स में जुड़े हुए। ये आपका सेकंड जो एग्जांपल है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। टोलुइन में टर्म कौन सी होती है, टोलुइन CH3 और साथ में ऊपर क्या OH है, उसके साथ कार्बन के साथ 3 मिथाइल, ऐसे सेम कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये इनकी स्ट्रक्चर भी है, एग्जाम में भी इनको ये पूछ सकता है, तो इनको एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लोगे तो आज ही आपको याद हो जाएगी। तीसरा आपका 3,4,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोएट, जिसको अगर बात करें प्रोपाइल गैलेट भी बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है प्रोपाइल गैलेट। इसको अगर बात करें इस वाले को BHA को, इसका दूसरा नाम होता है सस्टेन भी बोलते हैं इसको। क्लियर है, तो वो नाम भी पूछ सकता है, इसको सस्टेन, इसको प्रोपाइल गैलेट, तो ये भी कई बार आप इनको अलग से लिख सकते हो नोट डाल के। तो बस 3 ही एग्जाम्पल है जो आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई, आपके सिलेबस में भी मेंशन 3 ही है, आपको और बुक्स कोई नई बुक्स में मिलते हैं तो आप उन्हें भी एक बार अच्छे से टेबल में, क्योंकि एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपका भाई फूड कलर। फूड कलर क्या होते हैं कि भाई फूड कलर की बात करें जो आप लड्डुओं में डालते हैं, आप बात करें कुछ जलेबी वगैरह आपने देखी होगी जो रंगीन होती, कलर्ड होती है, किसी चीज को कलरफुल बनाना जाता है। और कलरफुल क्यों बनाते हैं, तो फूड को अट्रैक्टिव और कलरफुल बनाने के लिए जिन सब्सटेंस का यूज किया जाए उनको क्या बोलते हैं भाई, फूड कलर बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे टेट्राजीन, उसके लिए येलो कलर बनता है। येलो कलर आपको पता है किसमें बनता है भाई, आपने कभी लड्डू खाए होंगे तो देखा लड्डू का कलर कैसा होता है, पीला। तो किसके कारण, आप किसी भी शॉप पे जाके टेट्राजीन मांग सकते हो जो येलो कलर होता है। क्लियर है भाई, या बात करें 1,4-डाई पैरा टोलुडिनो एंट्राक्विनोन, ये होता है आपका ग्रीन कलर। आपने गोलगप्पे के बहुत ज्यादा मुझे पता आदि हो, तो गोलगप्पे जो खाते हो उसमें जो कलर होता है कुछ ग्रीन कलर का, हरे कलर का, जो ग्रीन कलर होता है वो इसके कारण होता है। क्लियर है, उसके अलावा तीसरी चीज जो आप ये कलर खाते हो ये आपके लिए हार्मफुल होते हैं। मैंने नोट डाउन भी किया इसी चीज को, जो फूड कलर आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। अट्रैक्टिव तो बनाते हैं लेकिन हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए कि कलर का यूज कम करें। क्लियर है, तो ये आपका जो भाई अभी टॉपिक कंप्लीट कौन सा हो गया, केमिकल इन फूड। लेक्चर फर्स्ट में कौन सा हो गया था, ड्रग्स। अब तीसरा टॉपिक भी इसी में पढ़ने वाले हैं आपका, रॉकेट प्रोपेलेंट। देखिए क्या होता है। देखिए भाई ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर बात करें फर्स्ट आपने ड्रग पढ़ा, दूसरा केमिकल इन फूड पढ़ा, जो थर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रॉकेट प्रोपेलेंट है। क्लियर है, सबसे पहले कि रॉकेट प्रोपेलेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करें कि अगर आपने सैटेलाइट वगैरह है या रॉकेट वगैरह है, उसमें एज ए फ्यूल जिसको यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, रॉकेट प्रोपेलेंट कहते हैं। जैसे कि आपके इंडिया में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं तो उसमें से जो नीचे फ्यूल है, ताकि उनके जो लॉन्चिंग पैड बनाए जाते हैं, एक सैटेलाइट अगर बात है, एक अगर जैसे कि अर्थ टू मून में जैसे जाएगा तो जो फ्यूल चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका रॉकेट प्रोपेलेंट बोलते हैं। देखिए सबसे पहले एक रॉकेट प्रोपेलेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए भाई, अगर बात है कि अच्छा रॉकेट प्रोपेलेंट कौन सा होगा, सबसे पहले बात की जो आपका जो रॉकेट प्रोपेलेंट होना चाहिए वो सॉलिड और लिक्विड होना चाहिए, ताकि इजीली उसको स्टोर करे। क्योंकि गैस को स्टोर करने में क्या होती है भाई, आपको पता दिक्कत होती है, उनके लिए कई चीजें सावधानियां भी बरती जाती है, लेकिन जो सॉलिड और लिक्विड होता है उनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज।
तो पहली एक अगर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एक प्रॉपर्टी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो कौन सी होगी कि आपका जो रॉकेट प्रोपेलेंट होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए और लिक्विड होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें कि जो आपका रॉकेट प्रोपेलेंट है वो इनफ्लेमेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि गुड क्वालिटी होती है। भाई फ्यूल होता है कम इन्फ्लेमेबल होता है ज़्यादा, ताकि भाई ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, रॉकेट लॉन्च में इजीली जाएगा। तीसरी चीज़ की जो आपके जो प्रेसिपिटेट है कंबूशन के थ्रू, जब कोई भी जैसे कि आपकी लकड़ी आप जलाते हो नीचे राख वगैरह जमा हो जाती है, लेकिन एक गुड फ्यूल की क्वालिटी ये होती है कि पीछे धुआं या उसकी कोई पीपीटी सबसे कम बने, तो ये चीज़ होती है। दूसरा एक हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, पर ज़्यादा उसकी अच्छी गुड क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत सी ऐसी क्वालिटी है जो किसकी होनी चाहिए, रॉकेट प्रोपेलेंट की होनी चाहिए। पूछ सकता है, एक सवाल बनता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉकेट प्रोपेलेंट, तो आप बता सकते हो कि पहली प्रॉपर्टी कि भाई सॉलिड और लिक्विड होना चाहिए ताकि अच्छे से उसको स्टोरेज करें, एक हाईली फ्लेमेबल हो। दूसरी बात है, तीसरी चीज क्या नहीं होनी चाहिए कि भाई एक उनकी जो प्रेसिपिटेट या अगर उसकी रेजिड्यू ना बने, जैसे कि राख वगैरह धुआं वगैरह कम बने, तो ये क्वालिटी भी होना चाहिए या हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। क्लियर है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि रॉकेट प्रोपेलेंट के कुछ टाइप होते हैं। भाई बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत से तरीके के रॉकेट प्रोपेलेंट यूज किए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में जो रॉकेट प्रोपेलेंट आपका यूज किया जाता है वो आपका सॉलिड प्रोपेलेंट यूज किया जाता है। बाकी अमेरिका वगैरह उसमें लिक्विड और मिक्स दोनों टाइप के यूज किए जाते हैं। जैसे उसके भी कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। देखिए सॉलिड प्रोपेलेंट क्या होता है। सॉलिड, सबसे पहले सॉलिड प्रोपेलेंट की बात करें, ये भी दो टाइप के होते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट को दो भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला तो एक आपका कंबाइंड सॉलिड प्रोपेलेंट, दूसरा डाई बेसिक सॉलिड प्रोपेलेंट। कंबाइंड में क्या होता है कि जो मेड अप बाय फ्यूल ऑक्सीडाइजर एंड कंबाइनिंग मटेरियल, जो आपका अगर बात की जाए सबसे पहले कंबाइंड सॉलिड प्रोपेलेंट है वो तीन चीजों से बना होता है। एक तो उसमें फ्यूल होता है, प्लस में एक उसमें ऑक्सीडाइजर होता है, एक कंबाइनिंग मटेरियल होता है। जैसे कि एग्जांपल आपने लिया है कि जैसे कि यहाँ पे जो सीएम लिखा है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये कंबाइनिंग मटेरियल है जो एज ए किसको यूज कर रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। दूसरी बात करें एज ए ऑक्सीडाइजर के रूप में जो यूज करता है अमोनियम सल्फेट। तीसरी अगर बात करूं एज ए फ्यूल की तरह आपकी पॉलीयूरेथेन, या अगर बात करें पॉलीब्यूटाडाइन। इन तीनों चीजों को मिक्स करके फ्यूल बनाया जाता है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। इंडिया में जो भी आपकी सैटेलाइट लॉन्च होती है वो मोस्टली इन्हीं सॉलिड या तो कंबाइन या डाई बेसिस, इन्हीं के थ्रू लॉन्चिंग पैड बनाए जा रहे होते हैं। क्लियर है। तो ये कि उसका एक एग्जाम्पल है, तीन चीजों से बना होता है। कौन सा, कंबाइनिंग, पहला फ्यूल, ऑक्सीडाइजर और कंबाइनिंग मटेरियल। एक एग्जाम्पल भी हमने नीचे ले लिया। जो डाई बेसिक सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। जो पहला है कि एक तो अगर मेड अप बाय द नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, साथ में एंड नाइट्रोसेल्यूलोज, जो कि सॉलिड होता है। और सॉलिड लिक्विड को हम मिक्स करते हैं, आपका चैप्टर एक सॉल्यूशन चलेगा, तो सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सअप अगर बनते हैं तो वो चीज बनती है जेल। दोनों मिक्स करके एक जेल बनाते हैं, जो कि एक कैसा होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। तो ये भी अगर बात है, मोस्टली ये भी किसमें, इंडिया में किसमें, सैटेलाइट वगैरह में यूज हो रहा होता है। तो सबसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, सॉलिड प्रोपेलेंट। क्लियर है भाई। उसके बाद दूसरा आपका टाइप है कौन सा, लिक्विड प्रोपेलेंट। क्या होता है, ये भी दो टाइप से बांट दिया जाता है। एक तो मोनो लिक्विड प्रोपेलेंट, एक बाई लिक्विड प्रोपेलेंट। मोनो लिक्विड में क्या होता है कि जो दो चीजों से बना होता है कि एक तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर। भाई ऐसे मोनो लिक्विड प्रोपेलेंट वो बोले जाते हैं जिसमें बात की जाए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर सेम लिक्विड से बने हो, मतलब एक ही दोनों चीजें सेम हो, तो वो ऐसे टाइप के जो प्रोपेलेंट क्या बोले जाते हैं, मोनो लिक्विड प्रोपेलेंट बोले जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपका हाइड्रोजन होता है, उसमें फ्यूल भी हाइड्रोजन होता है। बात करें ऑक्सीडाइजर भी क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। बात करें नाइट्रोमीथेन, सेम है, इसमें ऑक्सीडाइजर भी क्या होगा, नाइट्रोमीथेन होगा। अगर बात करें फ्यूल भी क्या होगा, नाइट्रोमीथेन, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी सेम काम करता है। दूसरे होते हैं बाई लिक्विड प्रोपेलेंट। अब चीज है, बना तो ये भी फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर से होगा, लेकिन दोनों सेम लिक्विड नहीं होंगे। लेकिन भाई अगर बात है फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, ये भी फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, लेकिन दोनों क्या थे, सेम। इसमें दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि बात है कि आपका यूडीएमएच की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे यूडीएमएच की फुल फॉर्म आपकी जगह नहीं है, लेकिन वैसे बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इसका मतलब होता है अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन। अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन होता है यूडीएमएच। और दूसरी जो आपका मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, यहां पे अगर बात है एमएमएच जो है मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। क्लियर है। तो ये दोनों दो मिक्सचर, दो चीजों के मिक्सचर से बने होते हैं, जिनमें एक चीज फ्यूल होती है, एक ऑक्सीडाइजर होती है। क्लियर है। लेकिन दोनों लिक्विड कैसे होते हैं, अलग अलग। इसीलिए ऐसे टाइप के जो प्रोपेलेंट को क्या बोलते हैं, बाई लिक्विड प्रोपेलेंट बोलते हैं। लेकिन होते दोनों ही लिक्विड है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। मोनो लिक्विड में क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। मिक्स और तीसरा जो टाइप आता है, पहला आपने सॉलिड पढ़ा, दूसरा लिक्विड, और तीसरा क्या होता है, मिक्स और हाइब्रिड प्रोपेलेंट होता है। इस केस में अगर बात करें, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीडाइजर। बना वही दो चीज से है, एक तो किससे, सॉलिड मतलब फ्यूल से बना है, एक ऑक्सीडाइजर से। लेकिन जो फ्यूल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीडाइजर जो होता है किस में होता है,
लिक्विड फॉर्म में होता है। उसका एक एग्जांपल दे रखा है, मिक्सचर ऑफ एक्रिलिक रबर एज ए फ्यूल। भाई अगर एक एग्जांपल ही एक्रिलिक, तो एक फ्यूल के रूप में एक्रिलिक जो रबर होता है एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। लिक्विड N2O4 है वो एज ए ऑक्सीडाइजर, एक आपका फ्यूल प्रोपेलेंट बनाया जाता है जो किसका मिक्सचर होता है, एक्रिलिक रबर जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो NT-O4 होती है जो ऑक्सीडाइजर किसमें होता है, लिक्विड में। तो ये क्या है भाई, ये भी आपका क्या है, एक रॉकेट प्रोपेलेंट है। क्लियर है। तो भाई यार बहुत सारे रॉकेट प्रोपेलेंट है जो कि इंडिया में लॉन्चिंग या अमेरिका में लॉन्चिंग, उनके कुछ यूज के बेसिस पे उनकी एक टेबल और बनाता हूं ताकि वो कई बार एग्जाम में पूछी तो नहीं जाती, पर एज ए बस बेसिक नॉलेज है। लेकिन फिर भी कई बार अगर आप पेपर टफ ना हो या अलग से आपकी एक्सटर्नल नॉलेज पूछ ली जाती है तो उसके बारे में भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं, देखना क्या होता है, उसको भी हम एक बार लिखते हैं। देखिए भाई ये कुछ रहे सम यूज्ड प्रोपेलेंट। भाई अगर वर्ल्ड वाइड अगर कोई प्रोपेलेंट अगर कोई यूज होता है उनके कुछ नाम है, जैसे कि आपका एक सैटर्न बूस्टर रॉकेट लॉन्च किया था अमेरिका ने, जिसमें जो प्रोपेलेंट है उसने कई बार उन्होंने लॉन्चिंग किया अलग अलग टाइप। तो जो फर्स्ट टाइम जो उसने फर्स्ट सीरीज में जो लेवल यूज किया तो वो किया था कैरोसिन ऑयल प्लस में लिक्विड O2 एज ए फ्यूल। तो उसने कैरोसिन ऑयल लिया था, साथ में उसके लिए अगर बात है ऑक्सीडाइजर क्या लिया, लिक्विड ऑक्सीजन लिया था O2। सेकेंड टाइम उसने दोबारा लॉन्चिंग वही की तो उसमें एक तो जो एज ए फ्यूल तो लिक्विड हाइड्रोजन लिया, और ऑक्सीडाइजर क्या लिया उसने, लिक्विड ऑक्सीजन। रशिया ने भी बात करें, जो रूस आपका एक आपका देश है, उसमें अगर बात करें उसने भी एक प्रोटॉन रॉकेट लॉन्च किया, जैसे रशिया बोलते हैं। उसने जो अगर बात है एज ए फ्यूल कैरोसिन ऑयल यूज किया, और एज ए ऑक्सीडाइजर किसे यूज करता है, वो ऑक्सीजन को करता है, लिक्विड ऑक्सीजन को। लेकिन बात करें इंडिया की कुछ एक सैटेलाइट्स है, जैसे कि SLV है, ASLV है, जिनमें यूज किए गए सॉलिड प्रोपेलेंट। उसके बाद आजकल जो नई है PSLV जो C4 है, उसमें जो फर्स्ट टाइम उसने यूज किया HTPB की अगर मैं बात करूं फुल फॉर्म की बात करूं तो HTPB की जो फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्लियर है। तो ये भी कई बार पूछ ली जाती है। दोबारा जो सेकंड लेवल में बाद में सेकंड टाइम जो यूज किया एज ए फ्यूल तो किया HTPB साथ में लिक्विड N2O4 ऑक्सीडाइजर के रूप में। थर्ड टाइम जब इसको यूज किया गया तो उसमें जो फ्यूल था वो था MMH, जो थोड़ी देर पहले भी बात की थी, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। साथ में एज ए फ्यूल ऑक्सीडाइजर के रूप में क्या लिया, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है। तो ये एज ए नॉलेज भी है, इनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार हल्का से इसको ध्यान दे लेना कि भाई कौन कौन से देश में क्या क्या एज ए चीजें यूज करते हैं, तो कई बार बन सकता है कोई सवाल, वैसे चांसेज इसके बहुत कम होते हैं। क्लियर है भाई। इसके अलावा जो आपके बचते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट की मैं बात करूं या बात करें एडवांस मटेरियल डाइज की बात करूं, डिटर्जेंट और सोप, वो पढ़ते हैं अगले लेक्चर में। क्लियर है भाई।